व्हाट्सअप गाइस, नमस्कार। केम छो मजामा। मैं रूपेश और मैं पूर्वी स्वागत करते हैं आपका द गोल्डन मंकीज के इस धमाकेदार एपिसोड में। बहुत टाइम से बिजी थे काम में, लेकिन back with a bang with the most awaited series, how we converted a Scorpio N into a camper van. इंडिया की सबसे पहली स्कॉर्पियो एन कैंपर वैन का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। घुमक्कड़ बग्स का वो वीडियो जो ऑलमोस्ट 1 मिलियन पहुंचने वाला है। लेकिन हमारा ये एक वीडियो नहीं, पूरी सीरीज होने वाली है जिसमें आपको मिलेंगे रीजंस एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ हाउ टू कन्वर्ट योर कार इनटू अ कैंपर वैन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमने हमारी एसयूवी को कैंपर वैन में कैसे कन्वर्ट किया, कितना खर्चा हुआ, क्या प्लानिंग की, ये सारी डिटेल्स बताने वाले हैं आपको इस सीरीज में। अगर आप भी अपनी गाड़ी को एक कैंपर वैन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस। आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस सीरीज में। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे और शेयर करें अपने कैंपर और ओवरलैंडर दोस्तों के साथ। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप भी अपनी गाड़ी को एक केपेबल कैंपर वैन में कन्वर्ट कर सके। तो शुरू करते हैं इस सीरीज का पहला वीडियो, लेके प्रभु का नाम। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे ट्रैवल स्टाइल की। हमें कैंपिंग करना होता है नेचर के बीच में, ऑफ बीट लोकेशंस, रिमोट लोकेशंस पे या पब्लिक प्लेसेस पर। हम कैंपिंग ग्राउंड्स या प्राइवेट पार्किंग लॉट्स अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें चाहिए होता है एक रॉ कैंपिंग एक्सपीरियंस। हम रहते हैं मुंबई में और वो काफी दूर है कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल से। महाराष्ट्र से बर्फीले पहाड़ों तक पहुंचने के लिए ही हमें काफी टाइम लग जाता है। 3 दिन तक कंटिन्यूस ड्राइव करें तब जाकर तो हम शिमला या मनाली पहुंचते हैं। और इन 3 दिनों में हमारी कोशिश रहती है कि हम होटल्स बिल्कुल अवॉइड करें और रुक जाते हैं पेट्रोल पंप या फूड मॉल के पार्किंग लॉट। ऐसी जगहों पर क्विक सेटअप और क्विक वाइंड ऑफ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए रूफटॉप टेंट पहले ही दिन से हमारे ऑप्शन में था ही नहीं। हमें बेड सेटअप चाहिए था हमारे कार में ही, जो 2 से 3 लोगों के लिए हो और रात में कम से कम 6 घंटे की नींद होनी चाहिए। हम 2 दिन से ज्यादा कहीं रुकते नहीं और हमारा ट्रैवल डिस्टेंस भी काफी लंबा होता है। सह्याद्री में भी जब हम कैंपिंग या रॉक क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं, हम गांव में प्रेफर करते हैं हमारी गाड़ी में ही सोना। हमारा खाने का प्रेफरेंस भी जैन फूड होता है, इसीलिए हमें चाहिए होता है एक फुल्ली फंक्शनल किचन और बहुत सारी चीजें ले जानी पड़ती है, इसीलिए चाहिए एक बड़ा किचन। तो हमने हमारी ट्रैवल स्टाइल के हिसाब से इन 3 पॉइंट्स पर फोकस किया। एक फुल्ली फंक्शनल किचन, एक प्रैक्टिकल बेड सेटअप और एक सुपर व्हीकल जो लॉन्ग डिस्टेंस कम समय में तय कर सके। तो सबसे पहले आप भी अपने ट्रैवल स्टाइल का हिसाब किताब कीजिए। आप कितने जन ट्रैवल करने वाले हो, कितने दूर तक जाने वाले हो, क्या आपको ऑफ रोडिंग करके रिमोट लोकेशंस पे जाना है, क्या आपको वैन लाइफ या ओवरलैंडिंग में इंटरेस्ट है या फिर सिर्फ वीकेंड कैंपिंग करना है। ये डिसाइड करने से आपके गाड़ी के सिलेक्शन का डिसीजन और उसकी कन्वर्जन का प्रोसेस काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो दोस्तों, अब जब आपको पता है कि आप किस तरह घूमने वाले हैं, तो अब डिसाइड करना होगा हम कौन सी कार में कैंपिंग करें। गाड़ी छोटी हो, बड़ी हो, एसयूवी, कैरावान, किसी भी गाड़ी में कैंपिंग या ओवरलैंडिंग की जा सकती है। बस घूमने और फिरने का जुनून और जज्बा होना चाहिए। बात तो सही है। और आपके पास कोई ना कोई तो छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी होगी ही जिसको आप कैंपर वैन में कन्वर्ट करने का सोच रहे होगे, और वो बिल्कुल ही पॉसिबल है। स्मॉल कार कैंपिंग को इंडिया में बढ़ावा देने वाले अपने हिमाचली ओवरलैंडर, जिनका सेटअप पूरा कैंपिंग सेटअप है एक छोटी सी ऑल्टो गाड़ी में, सीक्विट सागर का टाटा हैरियर में। इन सभी छोटी गाड़ियों और उनके कैंपिंग सेटअप ने कई लोगों को इंस्पायर किया है। और एसयूवी कैंपिंग के अपने बादशाह एक्सयूवी 500 वाले घुमक्कड़ बग्स, उन्होंने तो कैंपिंग और ओवरलैंडिंग का पूरा माहौल ही बदली कर दिया है। कैंपिंग सूत्रा अपनी फॉर्च्यूनर में भी तरह तरह के मॉडिफिकेशंस करके कॉमन मैन को इंस्पायर करते हैं कैंपिंग और ओवरलैंडिंग के लिए। और बात करें कैरवां या बड़ी गाड़ी की, तो सबसे पहले आता है कारवां भारत। विवेक जी ने इंडिया में अपनी इस वैन लाइफ लिविंग के द्वारा कई लोगों को प्रेरित किया है।
तो आप देख सकते हो कि गाड़ी छोटी बड़ी कारवां कुछ भी हो, कैंपिंग किसी में भी कर सकते हैं। हमने स्कॉर्पियो एन क्यों डिसाइड? पूछा किसी ने? स्कॉर्पियो एन के पहले हमारे पास थी महिंद्रा की 7 सीटर XUV 500, जिसमें हम करीब 10 साल घूमे और आखिर के 3 साल में हमने उसे भी कैंपर वैन में कन्वर्ट कर दी थी। महिंद्रा के इंजन और गाड़ी से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। हमारा इनिशियल ट्रैवलिंग डिस्टेंस कम से कम 800 से 1000 किलोमीटर होता है पर डे का, इसीलिए ड्राइविंग कंफर्ट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था और इतना डिस्टेंस एक दिन में ट्रैवल करने के लिए हमने कारवां या कोई बड़ी गाड़ी अवॉइड की, क्योंकि उसमें 400-500 किलोमीटर ही काट सकते हैं और हमें चाहिए थी 4x4 ताकि हम रिमोट लोकेशंस भी एक्सप्लोर कर सके। स्कॉर्पियो एन की कंपटीशन में 4x4 में सिर्फ 3 और गाड़ियां थी, फॉर्च्यूनर, थार और गोरखा। लेकिन ये तीनों गाड़ी या तो फीचर्स या तो फैमिली फ्रेंडली ना होने के वजह से और या बजट की वजह से तीनों कैंसिल हो गई। महिंद्रा में हमारे पास और एक ऑप्शन था XUV 700, लेकिन वो भी 4x4 नहीं है और काफ़ी ज़्यादा सेंसर होने की वजह से थोड़ी डेलिकेट भी है। इसीलिए हमारे लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन फिट हो रहा था, स्कॉर्पियो एन। और हम थे भी लकी, क्योंकि हमें पहले ही दिन बुकिंग में गाड़ी अलॉट हो गई और जल्दी डिलीवरी मिले, इसीलिए हमने ली टॉप एंड वेरिएंट। टॉप एंड वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक सीट्स और सनरूफ है, जो दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे और XUV से एक अपग्रेड था और 4x4 तो चाहिए ही था, इसीलिए एक ही ऑप्शन था हमारे लिए, द स्कॉर्पियन किंग। तो दोस्तों, अब SUV से थोड़ा ऊपर बढ़ के बात करते हैं कारवां या RV की। ये सबसे महंगा और आलीशान तरीका होगा कैंपिंग या ओवरलैंडिंग के लिए, क्योंकि इसमें आपको मिलेगी अपने घर जैसी सारी सुविधाएं, जैसे कि किचन, बेडरूम, वॉशरूम और लिविंग रूम। ये ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है स्लो ओवरलैंडिंग या बूनडॉकिंग में, जहां आप 3-4 दिन एक ही जगह पर रुकने वाले हो और लिटरली आपकी गाड़ी एक चलता फिरता घर होगी, तभी आप मज़े कर पाओगे ओवरलैंडिंग या बूनडॉकिंग का। इंडिया में आज की डेट में बहुत सारे कारवां और बहुत सारे लोग हैं जो ओवरलैंडिंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर आप भी ओवरलैंडिंग लाइफ या वैन लाइफ में इंटरेस्टेड हो, तो आप ज़रूर सोच सकते हैं किसी बड़ी RV या ट्रेलर के बारे में। स्मॉल कार में कैंपिंग या ओवरलैंडिंग पॉसिबल है, क्यों नहीं? YouTube पर वीडियोस भरे पड़े हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे अपनी छोटी गाड़ी में कार कैंपिंग करने के लिए। बस छोटी गाड़ी की वजह से शायद आप ऑफ रोडिंग कर रिमोट लोकेशन पर ना जा पाओ, लेकिन बाकी तो कहीं भी आप कैंपिंग कर ही सकते हो। एक बड़ा सेटअप लेकर शायद आप कहीं नहीं निकल पाओगे, लेकिन थोड़ा और एडजस्टमेंट और थोड़ी और मेहनत करके आप स्मॉल कार में भी कैंपिंग एंजॉय कर सकते हो। और वैसे भी कैंपिंग और ओवरलैंडिंग आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। किचन सेटअप तो आपकी डिक्की में ज़रूर फिट हो जाएगा। अगर बेड सेटअप की थोड़ी दिक्कत है तो आप एक रूफटॉप टेंट लगवा सकते हैं, और अगर समझो रूफटॉप टेंट का भी खर्चा नहीं करना हो तो फिर आप एक ग्राउंड टेंट लेकर भी कैंपिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, कुछ इस तरह आप अपनी ट्रैवल स्टाइल और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से छोटी या बड़ी गाड़ी सिलेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट किसी भी गाड़ी में ओवरलैंडिंग या कैंपिंग एंजॉय कर सकते हो। अगर यहाँ तक का वीडियो आपको पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, अब जब आपकी गाड़ी डिसाइड हो चुकी है तो चलिए बात करते हैं गाड़ी के कुछ एक्सटर्नल मॉडिफिकेशंस की। ये जो मॉडिफिकेशंस हम डिस्कस करेंगे उनमें से कोई भी मॉडिफिकेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपके ट्रैवल स्टाइल और पर्पस के हिसाब से आप इनमें से कुछ या सभी मॉडिफिकेशंस अपनी गाड़ी में करवा सकते हो। अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन करवा रहे हो तो 3 से 5 साल यूज़ करने पर ही उसकी कॉस्ट रिकवर होगी।
तो अगर आप गाड़ी लंबे समय तक रखने वाले हैं तभी ऐसे कुछ मॉडिफिकेशंस करवाएं, क्योंकि गाड़ी बेचते समय तो एसेसरीज और मॉडिफिकेशंस की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, लेकिन ये सारे मॉडिफिकेशंस आपके कैंपिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए सहायक होंगे। पीपीएफ। हमारे यहाँ किसी भी चीज़ में हाई कॉस्ट की बात आती है तो सबसे पहले लोग यही सोचते हैं, पैसा बर्बाद। पीपीएफ यानी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म भी हमारे यहाँ इसी कैटेगरी में आती है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी नहीं है, 15-20 लाख से ऊपर के वैल्यू वाली है, पार्किंग ओपन में है, तो आपके लिए डेफिनेटली पीपीएफ लगवाना फ़ायदेमंद होगा। मेरे लिए तो ये मेन 4 फ़ायदे थे पीपीएफ लगवाने के। हमारी गाड़ी का पार्किंग ओपन में है, यानी कोई शेड नहीं है, तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम होती है बर्ड ड्रॉपिंग्स की। बर्ड ड्रॉपिंग्स एसिडिक होते हैं, वो आपकी गाड़ी के टॉप कोट और धीरे धीरे पेंट को भी ख़राब कर देते हैं। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये आपकी गाड़ी के पेंट को सन की यूवी रेस से बचा के रखता है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि गाड़ी धोते वक्त जो छोटे छोटे स्वर्ल मार्क्स हो जाते हैं वो भी ये काफ़ी हद तक रेजिस्ट करता है और अपनी सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के कारण वो दिखाई भी नहीं देते। और चौथा फ़ायदा है इसका कि ये अपनी गाड़ी को ऑफ रोडिंग में बुशेस, ट्रीज वगैरह से होने वाले छोटे स्क्रैचेस से बचा के रखता है। और सिमिलरली हाईवे पर भी जब रास्ते में छोटे छोटे पत्थर उड़ते हैं किसी ट्रक से या दूसरी किसी गाड़ी से, तो उनसे भी अपना पेंट बचा रहता है। तो पीपीएफ यानी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जो कहती है वो काम वो करती है। ये कोई डैमेज प्रोटेक्शन या एक्सीडेंट प्रोटेक्शन की एसेसरी नहीं है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस्तेमाल करूंगा सबसे महंगी वाली पीपीएफ। अपनी ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो एन पे उसका टेस्टिंग ही नहीं बल्कि टॉर्चर टेस्टिंग करूंगा। मैंने अपनी गाड़ी पर लगवाया है लूमार का 12 ईयर वारंटी वाला पीपीएफ। द स्कॉर्पियन किंग को पिछले 16 महीने में सिर्फ 20 बार वाटर वॉश हुआ होगा। एवरेज महीने में सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 बार गाड़ी पानी से धुलती है। आप ही सोच लो कि मैंने 2 बाल्टी यानी कम से कम 30 लीटर के हिसाब से 20 महीनों में कितना वाटर सेव कर लिया होगा। रोज़ ये गाड़ी सिर्फ ड्राई डस्टिंग होती है जोपासू के डस्टर के साथ। ये जो जोपासू का डस्टर है वो वैक्स कोटेड फाइबर से बना हुआ है और वो धूल मिट्टी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और बिना किसी स्क्रैच के आपके पीपीएफ को भी बचा के रखता है। 2 से 3 बार किसी ने हमारी गाड़ी को स्क्रैच भी कर दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर और यहाँ पर। लेकिन गाड़ी के पेंट को कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ पीपीएफ पे थोड़ा सा स्क्रैच आया है, तो ये भी इसका एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। लोग मर्सिडीज, बेंटली और फरारी पर ये पीपीएफ लगवाते हैं, लेकिन अपनी द स्कॉर्पियन किंग कम थोड़ी है। हमें भी अपनी गाड़ी बचा के रखनी है अगर यूवी रेस, बर्ड ड्रॉपिंग्स और स्क्रैचेस से, तो एक अच्छी पीपीएफ लगवाना ज़रूरी है। अगर आपकी गाड़ी गराज या एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में है तो आप सिरामिक कोटिंग पर भी जा सकते हैं फॉर अ वेरी ग्लॉसी शाइन। और पीपीएफ लगवाने में पीपीएफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसका एप्लीकेशन। वो अगर सही आदमी ने सही ढंग से नहीं किया तो फिर पैसा बर्बाद। अगर आप चाहते हैं कि मैं पीपीएफ और उसके मेंटेनेंस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट का। हमारी पीपीएफ काफ़ी महंगी थी, इसीलिए हमें लगा करीबन 1,80,000। हाँ दोस्तों, एक पूरी टाटा नैनो चली गई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में। लेकिन अगर आप अच्छी बेसिक पीपीएफ भी करवाओगे तो भी आपको 80,000 रुपये तो खर्च करने ही पड़ेंगे। और पीपीएफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका एप्लीकेशन, तो आप किसी नोन पर्सन के पास ही करवाएं तो अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपनी गाड़ी के दूसरे मॉडिफिकेशन की, वो है ऑल टेरेन टायर्स। महिंद्रा कंपनी ने जो गाड़ी के साथ स्कॉर्पियो एन के साथ जो टायर्स दिए थे वो काफ़ी ऑड साइज़ के थे और यूजलेस थे। 4x4 गाड़ी होने की वजह से इसे काफ़ी अच्छे टायर्स की ज़रूरत थी। साइज़ 245 के कोई भी ऑफ रोड टायर्स अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए हमें इसे डाउन साइज करना पड़ा 245 से 235 पे।
क्योंकि इसके व्हील वेल में जगह ही नहीं है। और हमने सिलेक्ट किया मिशेलिन के LTX 80 टायर्स। ये एक सॉफ्ट रबर टायर्स है जो हाईवे और ऑफ रोड दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस देती है। इसकी लिमिटेड ऑल टेरेन कैपेबिलिटीज़ है, लेकिन हाईवे पर इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है। ऑफ रोडिंग हमने अभी तक ज़्यादा किया नहीं है, लेकिन स्नो में इसकी ग्रिप अच्छी है। स्पीति के हमारे पिछले ट्रिप में हमने इसकी वो टेस्टिंग कर ली है। हमने अच्छा डिसीजन लिया कि हमने गाड़ी मिलते ही इसके टायर्स चेंज कर दिए। इसीलिए हमें कंपनी से जो आए थे टायर्स, उनकी एक अच्छी एक्सचेंज वैल्यू भी मिल गई। और इतने मॉडिफिकेशन और इतना डेड वेट डालने के बाद तो वो ओरिजिनल टायर्स कंपनी वाले बिल्कुल भी नहीं चलने वाले थे। करीब 1.5 साल में हमने हमारी गाड़ी को 22,000 किलोमीटर चला लिया है, लेकिन अभी भी ये टायर्स में बहुत जान बची हुई है। ऑफ रोडिंग के लिए लोग योकोहामा के हार्ड रबर वाले ऑल टेरेन टायर्स यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा मेजर रनिंग हाईवे पर था, इसीलिए हमने सिलेक्ट किए मिशेलिन के ऑल टेरेन टायर्स। ये मिशेलिन के LTX ट्रेल टायर्स की कॉस्ट हमें पड़ी 60,000 रुपीज़ और एक्सचेंज में हमें ये पड़ा 38,000 का। और किसी भी ब्रांड के टायर्स इसी रेंज में आते हैं। आपका भी व्हीकल 4x4 है और अगर आप ऑफ रोडिंग जाने वाले हो तो आपको अच्छे ऑल टेरेन टायर्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपनी गाड़ी के तीसरे मॉडिफिकेशन की। वो हो सकता है रूफ बॉक्स, रूफटॉप टेंट या तो रूफ रैक का। जनरली लोग अपनी गाड़ियों में रूफटॉप टेंट लगवाते हैं, लेकिन हमने आपसे कहा पहले ही कि हमारी स्टाइल के हिसाब से रूफटॉप टेंट हमारे लिए ज़रा भी प्रेफरेबल नहीं था। इसीलिए हमारे पास ऑप्शन बचते थे सिर्फ रूफ बॉक्स और रूफ रैक। FRP के रूफ बॉक्स छोटे होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं और उनमें सामान भी अपना सेफ एंड सिक्योर रहता है, लेकिन हमें लगवानी थी हमारे रूफ पर एक वाटर टैंक। इसीलिए हमारा ऑप्शन था सिर्फ रूफ रैक। हमें चाहिए था एक ऐसा रूफ बॉक्स जो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करे, जैसे स्टोरेज, वाटर टैंक और एक ऑनिंग। रूफ रैक का इस्तेमाल इंडिया में ग्रे एरिया है, इलीगल लीगल आपको चालान हो सकता है, इसीलिए लोग इसे कम इस्तेमाल करते हैं और बनाने वाले भी बहुत ही कम होते हैं। तो हमने इसीलिए हमारा रूफ रैक खुद डिज़ाइन किया और फिर जाके फैब्रिकेटर के पास से बनवाया। और रूफ रैक की जान होती है लैडर। अगर आपको रूफ रैक को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, सामान अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखना है, तो उसके लिए बहुत ही आवश्यक है ये लैडर। ये कस्टम लैडर हमने गाड़ी के पीछे के डोर पर फिट किया है। इसके लिए हमने एक ब्रैकेट बनवाया है जो दरवाजे के ऊपर और नीचे बिना किसी होल के फिट हो जाता है। ये एक एकदम मजबूत लैडर है और इससे हम ऊपर एकदम आराम से चढ़ सकते हैं। हमारे इस रूफ रैक में है एक सनरूफ का ओपनिंग। यहाँ हम एक एक्स्ट्रा फिटिंग लगाकर इसको भी रूफ रैक में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर ज़्यादा जगह चाहिए तो। हमारे रूफ रैक के बेस में एक ग्रिल लगी हुई है ताकि हम इस पर खड़े होकर आराम से फोटो खिंचवा सके। कुछ भी। और इसका दूसरा फायदा ये भी है कि हम सामान अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और इस रूफ रैक के अंदर बॉर्डर पर लगी हुई है हमारी एक ये वाटर टैंक, जिसके बारे में हम बात करेंगे बाद। और ये बीच में पूरी जगह खाली रहती है जिसमें आराम से फिट हो जाता है हमारा अमेज़ॉन का एक रूफ बैग, जिसके अंदर हम बहुत सारा सामान फिट कर लेते हैं, जैसे सोलार पैनल, पोर्टेबल टॉयलेट, ऑफ रोडिंग की रिकवरी गेयर्स और जो सामान जो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले होते। हमारे रूफ रैक पर यहाँ पर हमने बनवाया है एक ऑनिंग माउंट, जिस पर लगेगी हमारी 270 डिग्री ऑनिंग, जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। इस रूफ रैक पर हमने यहाँ पर ये एक्सटर्नल लाइट्स लगवाने के लिए भी ब्रैकेट्स बनवाए हैं। और ये रूफ रैक पाउडर कोटेड है, जिसे हमने हमारी एग्जिस्टिंग रेल्स पर ही ब्रैकेट लगवाकर फिट किया है। तो दोस्तों ये तो थे थोड़े बहुत फ़ायदे रूफ रैक के, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। सबसे पहला, इसके लिए आपको चालान हो सकता है। इंडिया के हर स्टेट की पुलिस आपको रूफ रैक या रूफटॉप टेंट देख के रुका कर आपसे कुछ ना कुछ वसूल करने की कोशिश करेगी, तो बी रेडी टू पे सम फाइन्स। ये अंधा कानून है। दूसरा प्रॉब्लम है इसका विंड नॉइस। विंड नॉइस कट करने के लिए एक आगे विंड डिफ्लेक्टर लगा सकते हैं, उससे विंड नॉइस थोड़ी कम होगी, लेकिन 80-100 के ऊपर तो विंड नॉइस आएगी ही आएगी।
और क्योंकि हमने रूफ रैक लगाकर गाड़ी के एरोडायनामिक्स के साथ छेड़छाड़ कर दी है तो इसके वजह से होगा ड्रैग और आपको मिलेगी कम माइलेज। ये इसका तीसरा माइनस पॉइंट है। तो अब बात करते हैं इसके कॉस्ट की। मुझे ये पड़ा था करीबन 20,000 में, 5,000 एक्स्ट्रा दिए मैंने लैडर फिटिंग और इंस्टॉलेशन के, तो करीबन 25,000 में मुझे ये रूफ रैक पड़ा है। तो आप भी ओवरलैंडिंग या कैंपिंग के लिए अपनी गाड़ी के ऊपर रूफ रैक, रूफ बैग या फिर रूफ टेंट लगवा सकते हो। फायदे और नुकसान तो अब आपको पता है ही, तो अब आप डिसाइड करें कि आपको क्या लगवाना है। तो गाड़ी के ऊपर की बात हो गई, अब बात करते हैं नीचे की। अगर आपकी गाड़ी 4x4 है तो ये मॉडिफिकेशन कंपलसरी है। हम बात कर रहे हैं गाड़ी के अंडर बॉडी प्रोटेक्शन किट की। स्कॉर्पियो एन के साथ महिंद्रा ने जो अंडर बॉडी का प्रोटेक्शन किट दिया हुआ है वो बिल्कुल पेपर या तो कपड़े जैसा था। उससे अच्छा ना ही दिया होता तो अच्छा था। और हम ये जो सारे मॉडिफिकेशंस की बात कर रहे हैं आज, वो हमने गाड़ी लेते ही पहले दिन करवा लिए थे। हमारी स्कॉर्पियो एन पहली गाड़ी थी जिसका अंडर बॉडी किट बना, इसीलिए बनाने वाले को भी थोड़ा टाइम लग गया। ये 3 mm का एक 5 पीस किट है जो अपनी गाड़ी के अंडर बॉडी में DEF, पेट्रोल टैंक और इंजन को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या इनफैक्ट हाईवे पर भी बहुत बार ऐसा होता है कि अपने ही टायर से पत्थर उड़कर अपनी ही गाड़ी के नीचे लग जाते हैं, और अगर ऐसे में कहीं आपकी DEF टैंक या डीजल टैंक लीक हो गई तो फिर तो आप रास्ते में ही फंसने वाले हो। इसलिए ये 4x4 में लगाना तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसकी कॉस्ट भी मुझे करीबन 20,000 ही लगी थी, और अगर आपकी गाड़ी 4x4 है तो ये डेफिनेटली रेकमेंडेड है। और हमारा आखिरी मॉडिफिकेशन होने वाला है ये लाइट्स। अगर आप ऑफ रोडिंग करने वाले हो या नाइट ड्राइव करने वाले हो या फिर किसी धुंध वाली जगह में से गुजरने वाले हो तो आपको गाड़ी के ये हेडलाइट्स सफिशिएंट नहीं होंगे। स्कॉर्पियो एन होने के बावजूद भी इसके हेडलाइट्स मुझे काफ़ी नहीं लगते, इसलिए मैंने लगवाए हैं हेला के 2 फोकस लाइट और बीच में एक हेला का LED बार। LED बार के साथ आता है एक ऑरेंज कवर जो इसके ऊपर लगाने से वो फॉग में विजिबिलिटी आपकी बढ़ा देता है। ये दोनों लॉन्ग रेंज लाइट्स है, इसके विजिबिलिटी 300 से 500 मीटर तक हो जाती है। और ये जो हेला का LED बार है उसकी लाइट स्प्रेड होती है तो अपने को आजू बाजू का एरिया अच्छी तरह से दिखता है। लाइट्स का इंस्टॉलेशन प्रॉपर वायरिंग, रिले और फ्यूजेस के साथ ही होना चाहिए और किसी प्रोफेशनल के हाथों ही होना चाहिए। लाइट्स हमेशा आपको हेडलाइट के नीचे लगानी चाहिए क्योंकि ये इलीगल है और आपको इसके लिए फ़ाइन भी हो सकता है। इन लाइट्स की वायरिंग के लिए भी हमने किसी प्रकार के होल नहीं किए गाड़ी में। इसका वायरिंग यहीं से हमने डोर ट्रिम से ही अंदर ले लिया। और इन लाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए हमने लगा दिए हैं यहाँ पर ये कूल दिखने वाले कुछ स्विचेस जो हमने अमेज़ॉन से बाय किए। ज़बरदस्त दिख रहा है, ये एकदम बढ़िया लग रहा है ये। लेकिन दोस्तों इन लाइट्स का उपयोग आपको ऑन कमिंग ट्रैफिक पे नहीं करना है, इससे सामने वाले की आंखें चौंधिया जाएगी और वो दोनों को तकलीफ में डाल सकता है। मैं इसे यूज़ करता हूँ इंटीरियर और रिमोट एरियाज़ में जहाँ रास्ते छोटे होते हैं और ट्रैफिक भी बहुत कम होता है, या फिर एक्सप्रेस हाईवे में जहाँ फॉग होता है, वहाँ पर ये लाइट्स तो बहुत ही रिक्वायर्ड है। ये लाइट सामने से आने वाले ड्राइवर को अंधा करने के लिए नहीं है, तो प्लीज़ सामने से कभी भी ट्रैफिक आए तो इसे ऑफ कर दीजिए। अब बात करते हैं इसके कॉस्ट की। हेला के हमें ये 2 साइड लैंप पड़े 5,000 में और बीच का ये LED बार पड़ा हमें कुछ 20,000 में और वायरिंग और इंस्टॉलेशन का करीब 2,500। अगर आप भी अपनी गाड़ी पर एक्सटर्नल लाइट्स लगवाने वाले हो तो सामने वाले और अपनी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो दोस्तों ये था अपना कैंपर वैन का सिलेक्शन प्रोसेस और अपने गाड़ी के एक्सटर्नल मॉडिफिकेशंस का लिस्ट जो हमने डिसाइड किया हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। हम कोई सीरियस ऑफ रोडिंग नहीं करने वाले और ये स्कॉर्पियो एन 4x4 कोई सीरियस ऑफ रोडिंग मशीन है भी नहीं, इसीलिए हमने कोई परफॉर्मेंस एनहांसमेंट किट नहीं लगवाया, कोई लिफ्ट किट नहीं लगवाया, गाड़ी के इंजन और उसके रिलेटेड कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। हमने जो आज मॉडिफिकेशन डिस्कस किए उनमें से कैंपिंग के लिए
कोई भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप अपनी गाड़ी कहाँ पर ले जाने वाले हो उस हिसाब से आपको इसमें से कुछ ना कुछ तो काम आएगा ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगले वीडियो में लेकिन हम आपको बताएंगे हमारा सेल्फ डिज़ाइन किचन सेटअप और सुपर कूल इजी टू डू बेड सेटअप। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिए कौन सा मॉडिफिकेशन आपको अच्छा लगा और कौन सा मॉडिफिकेशन एकदम बकवास लगा। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जल्दी मिल सके अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, आओ जो।